चलिए इसको भी हम लोग विस्तार से देखते हैं। पहले इसमें जो टॉपिक है देखिए, ये यूनिट 5 है, इसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे। चलिए सुनते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग या मिश्रित प्रणाली शिक्षा। देखिए ब्लेंडेड लर्निंग का एक नाम और है मिश्रित प्रणाली शिक्षा। अब देखिए यह क्या होता है। एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है। यह एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में पूरा करता है और दूसरा भाग डिजिटल एवं ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग करके सीखता है या सिद्ध करता है। ठीक है, इसमें दो जगह होगा। एक कहाँ पे होगा, विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में पूरा करता है, दूसरा भाग डिजिटल एवं ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग करके सीखता है। ब्लेंडेड शिक्षा में ब्लेंडेड शिक्षा में जगह समय मतलब ब्लेंडेड शिक्षा में समय जगह विधि और गति का नियंत्रण विद्यार्थी के हाथ में है। मतलब जो ब्लेंडेड शिक्षा होता है उसमें बच्चे का ही मतलब हाथ में समय का भी होता है, किस समय सीखेगा, जगह कहाँ बैठ कर सीखेगा, किस विधि से सीखेगा और उसकी सीखने की गति क्या होगी, उसका नियंत्रण विद्यार्थी के हाथ में होता है। ब्लेंडेड शिक्षा ईंट और चूने से बने विद्यालय में पढ़ाए गए पाठ के साथ कंप्यूटर समर्थित विद्या का मिश्रण होता है। ठीक है, किसका मिश्रण होता है, विद्या का मिश्रण। कंप्यूटर और ईंट और चूने के विद्यालय में पढ़ाए गए पाठ के साथ साथ कंप्यूटर समर्थित मिश्रण होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित प्रणाली शिक्षा बोलते हैं। एक बार और देख लीजिए, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है। यह एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में पूरा करता है, दूसरा भाग डिजिटल एवं ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग करके सिद्ध करता है या सीखता है। ब्लेंडेड शिक्षा में जगह या समय विधि और गति का नियंत्रण विद्यार्थी के हाथ में होता है। ब्लेंडेड शिक्षा ईंट और चूने से बने विद्यालय में पढ़ाए गए पाठ के साथ कंप्यूटर समर्थित विद्या का मिश्रण होता है। ब्लेंडेड लर्निंग के प्रकार, ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग लर्निंग। ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग लर्निंग, स्व पुस्तक सीखना, भौतिक और आभासी कक्षा, ऑनलाइन अध्ययन तकनीकी, ऑनलाइन प्रैक्टिकल लैब सत्र, ये सब क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग के प्रकार हैं। चलिए अगला देखते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग के लाभ क्या हैं। प्रयास और समय की बचत होती है। शिक्षण अधिगम का लचीलापन होता है। ठीक है, लचीलापन मनमोजी शिक्षण अधिगम का लचीलापन होता है। व्यक्तिकृत संचार होती है। विशाल ई सामग्री तक पहुंच होती है। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है। बेहतर निर्णय लेना, छात्र जुड़ाव हो गया, ग्रेटर उत्पादकता स्तर हो गया, इनोवेशन की ओर बढ़ना हो गया, लंबे समय तक समाज की मदद करना। ठीक है, ये सब क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग के लाभ हैं। चलिए, मोबाइल लर्निंग क्या होता है। एम लर्निंग इसको बोलते हैं, मोबाइल लर्निंग को एम लर्निंग बोलते हैं। एम लर्निंग जिसे मोबाइल लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, सीखने और शिक्षा का समर्थन करने के लिए स्मार्टफोन या टैबलेट जैसे मोबाइल उपकरणों के उपयोग को संदर्भित करता है। कौन, एम लर्निंग, मोबाइल लर्निंग। यह शिक्षार्थियों को सीखने के अधिक सुविधाजनक और लचीला बनाते हुए कभी भी और कहीं भी शैक्षिक सामग्री और संसाधनों तक पहुंचने का अनुमति देता है। कौन, मोबाइल लर्निंग। एम लर्निंग जिसे मोबाइल लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, सीखने और शिक्षा का समर्थन करने के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट जैसे मोबाइल उपकरणों का उपयोग को संदर्भित करता है। यह विद्यार्थियों को सीखने की अधिक सुविधाजनक और लचीला बनाते हुए कभी भी कहीं भी शैक्षिक सामग्री और संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति देता है। चलिए आगे देखते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम या पलटी कक्षा। फ्लिप्ड क्लासरूम या पलटी कक्षा। अब देखिए, फ्लिप्ड क्लासरूम या पलटी कक्षा अनुदेशात्मक रणनीति और ब्लेंडेड लर्निंग का एक प्रकार है। अनुदेशात्मक रणनीति और ब्लेंडेड लर्निंग का एक प्रकार है। कौन, फ्लिप्ड क्लासरूम। यह अनुदेशात्मक सामग्री को कक्षा के बाहर उपलब्ध कराकर परंपरागत शिक्षात्मक व्यवस्था को बदलता है। यह अनुदेशात्मक सामग्री को कक्षा के बाहर उपलब्ध कराकर परंपरागत शिक्षात्मक व्यवस्था को बदल देगा, चेंज कर देता है। पलटी कक्षा में छात्र प्रशिक्षक के नेतृत्व में ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं। मतलब एक प्रशिक्षित शिक्षक होगा, उसके निगरानी में बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन लेक्चर देखेंगे और ऑनलाइन चर्चा करते हैं और रिसर्च करते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम या पलटी कक्षा अनुदेशात्मक रणनीति और ब्लेंडेड लर्निंग का एक प्रकार है। यह अनुदेशात्मक सामग्री को कक्षा के बाहर उपलब्ध कराकर परंपरागत शिक्षात्मक व्यवस्था को बदलता है। पलटी कक्षा में छात्र प्रशिक्षक के नेतृत्व में ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं, ऑनलाइन चर्चा करते हैं और रिसर्च करते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम शिक्षण सिद्धांत कई हैं, मनोवैज्ञानिक आधार का सिद्धांत है।
इसमें दो होता है, एक मानसिक विकास क्रम होता है, एक मानसिक शक्तियों का विकास होता है। दूसरा शैक्षिक सिद्धांत हो गया। तीसरा अभिरुचि का सिद्धांत हो गया। चौथा शिक्षण विधियों की अनुरूपता का सिद्धांत हो गया। पांचवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुरूपता का सिद्धांत हो गया। चलिए, मॉक मॉक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मॉक का फुल फॉर्म। यह एक निःशुल्क व मुक्त ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम है जिसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। यह एक निःशुल्क और मुक्त ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम है जिसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। यह खुले मंच है जहां विश्व भर के कई व्यक्ति अप्रतिबंधित भागीदारी की अनुमति देकर सीख सकते हैं। ठीक है, यह खुले मंच की तरह होता है जहां विश्व भर के कई व्यक्ति अप्रतिबंधित भागीदारी की अनुमति देकर सीख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के प्रवेश मापदंड की आवश्यकता नहीं होती है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स डिस्टेंस लर्निंग के लिए बनाया गया था। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स डिस्टेंस लर्निंग के लिए बनाया गया था। मॉक दूरस्थ शिक्षा में व्यापक रूप से संशोधित विकास है जिसे पहली बार सन 2008 में पेश किया गया था। सन 2008 में पेश किया गया था। अब कुछ इसके देखिए, CIET केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान जनसंचार तकनीकी का उपयोग कर विद्यालयी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के उद्देश्य से निर्मित एक स्वतंत्र संस्थान है। ठीक है, जनसंचार तकनीकों का उपयोग कर विद्यालयी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के उद्देश्य से निर्मित एक स्वतंत्र संस्थान है। यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। किसके? NCERT के अंतर्गत काम करता है। कौन? CIET, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र शिक्षण सहायिकी विभाग के विलय से 1994 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी स्तर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी विशेषतः जनसंचार तकनीकी का उपयोग कर विद्यालयी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नत बनाने के उद्देश्य से निर्मित एक स्वतंत्र संस्थान है। अब देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के एक प्रमुख एवं शीर्षस्थ संस्थान के रूप में CIT के प्रमुख कार्य क्या हैं? पहला कार्य, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वैकल्पिक अधिगम प्रणालियों का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण और प्रसार करना। लघु, मध्यम और दीर्घ स्तरों पर विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक संवैधानिक संगठन बन गया। कौन? UGC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। कब? पहले इसका अस्तित्व में कब आया था? 28 दिसंबर 1953 को। और स्थापित कब हुआ था? 1956 में, याद रखिएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। NOS क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NOS का फुल फॉर्म नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और डिवाइस को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर के और डिवाइस को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। साधारण भाषा में कहें तो NOS का प्रयोग एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। तो मतलब बातचीत करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और डिवाइस को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। साधारण भाषा में कहें तो NOS का प्रयोग एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। अब चलिए, SITE, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग 1975 में भारत में शुरू की गई एक प्रायोगिक उपग्रह संचार परियोजना थी। उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग
1975 में भारत में शुरू की गई एक प्रायोगिक उपग्रह संचार परियोजना थी, जिसे नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। जिसे नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक और अकादमिक रूप से पिछड़े लोगों को उपग्रह प्रसारण के माध्यम से टेलीविज़न कार्यक्रमों द्वारा शिक्षित करना। मतलब मेन ये मकसद क्या होगा, टेलीविज़न कार्यक्रमों द्वारा शिक्षित करना, CIT का, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। चलिए लास्ट टॉपिक इसका है EMMRC एजुकेशन मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी को 1986 में UGC द्वारा ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर AVR ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर फुल फॉर्म पूछ सकता है, ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर AVRC के रूप में स्थापित किया है। कब? 1986 में। प्रदर्शन के आधार पर सेंटर को 1991 में एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर EMRC के रूप में अपग्रेड किया गया। अपग्रेड किसके रूप में किया गया? एजुकेशन मीडिया रिसर्च सेंटर के रूप में अपग्रेड किया गया। कब? 1991 में अपग्रेड किया गया। यह गैर योजना के तहत है, यह एक गैर योजना के तहत है। UGC केंद्र को सन 2005 में एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर EMMRC के रूप में नामित किया गया। सन 2005 में UGC केंद्र को सन 2005 में एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर के नाम से। यह पूरे भारत में स्थापित 21 मीडिया केंद्रों में से एक है जो उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक टेलीविज़न कार्यक्रम तैयार करता है। यह पूरे भारत में स्थापित 21 मीडिया केंद्रों में से एक है जो उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक टेलीविज़न कार्यक्रम तैयार करता है। चलिए थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। है तो नहीं, लेकिन बुक में दिया हुआ है, कुछ छोड़ते नहीं है। चलिए जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। ये 1894 से 1955 के बीच में टाइम पीरियड है। सेकेंड जनरेशन का 1956 से 1965 के बीच में ट्रांजिस्टर का यूज होता था टेक्नोलॉजी के रूप में। थर्ड जनरेशन में 1966 से 1975 में आईसी का यूज होता था। फिफ्थ में 1976 से 1985 में VLSI का यूज होता था। और फिफ्थ में 1985 से वर्तमान में AI आर्टिफिशियल का यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है पाँचवें वाले में। तो याद रखिएगा, पहला वैक्यूम ट्यूब हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, IC हो गया, VLSI हो गया, AI हो गया। मेमोरी दो तरह का होता है, सेमी कंडक्टर हो गया, प्राइमरी हो गया और मेन मेमोरी बोलते हैं। दूसरा सेकेंडरी हो गया, ऑक्सिलरी हो गया और बैकिंग स्टोरेज बोलते हैं। देखिए प्रारंभिक में 3 तरह का होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है, अस्थाई होता है, एक कैश होता है, अस्थाई होता है, वोलेटाइल होता है। तो जैसे रोम, प्राम, EPROM, EEPROM, ये सब क्या है? अस्थाई मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है। रैम क्या है? अस्थाई है, कैश हो गया। अब देखिए सेकेंडरी में आपका हॉट डिस्क आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, CD-ROM आता है, DVD आता है, USB आता है, फ्लैश मेमोरी आता है। कंप्यूटर प्रणाली की विशिष्टताएं, गति हो गया, स्मृति हो गया। कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताएं, गति हो गया, स्मृति हो गया, भावना रहित हो गया, शुद्धता हो गया, स्वचालन हो गया, सार्वभौमिकता हो गया, सक्षमता हो गया। ये सब क्या है? कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताएं। कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एनालॉग, डिजिटल और संकर। अब देखिए डिजिटल के आधार पर सामान्य उद्देश्य होता है, विशेष उद्देश्य के लिए यूज होता है। कार्य क्षमता पर आधारित डिजिटल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में लैपटॉप आ गया, PC आ गया, वर्क स्टेशन आ गया। इनपुट डिवाइस, अब देखिए इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, वेब कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, जॉय स्टिक हो गया और लाइट पेन हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ऑप्टिकल सेंस रीडर हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वॉइस रिकॉर्डर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, मॉनिटर हो गया। ये सब क्या है? टच स्क्रीन, मॉनिटर हो गया। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट में
हार्ड कॉपी हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया, आउटपुट मीडिया हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लाटर हो गया, प्रिंटर प्लाटर, ये सब आउटपुट डिवाइस और भी हैं। आउटपुट में विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफोन हो गया, ऑडियो आउटपुट सिस्टम हो गया। प्रिंटर दो तरह का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट में लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर। अब देखिए, लाइन प्रिंटर में दो होता है, ड्रम होता है, चैन होता है। कैरेक्टर में डॉट मैट्रिक्स होता है और डेजी व्हील होता है। और नॉन इम्पैक्ट में थर्मल, इंकजेट, लेजर प्रिंटर होते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन में वर्ड प्रोसेस होता है और स्प्रेडशीट होता है, BDMS होता है, ग्राफिक्स होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस हो गया, डी बेस हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडो हो गया। सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया तीसरा। चौथा भाषा अनुवादक हो गया। कंप्यूटर सह अनुदेशन की मूल मान्यताएं। बेसिक एजप्शन ऑफ द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशन प्रदान करता है। कौन? CAI। विद्यार्थियों को निष्पत्ति का स्वतः ही रिकॉर्ड होते रहना, विद्यार्थियों की निष्पत्ति का स्वतः ही रिकॉर्ड होते रहना। विधियों एवं कोर्सों में विविधता होती है, 3 तरह के होते हैं। कंप्यूटर सह अनुदेशन की 3 विभिन्न तकनीकें हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर्सवेयर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोर्सवेयर। कंप्यूटर सह अनुदेशन के विभिन्न प्रकार व रूप। संरचनात्मक कंप्यूटर सह अनुदेशन, ड्रिल तथा अभ्यास कार्यक्रमों से संबंधित अनुदेशन, ट्यूटोरियल प्रकार का कंप्यूटर सह अनुदेशन, शैक्षिक गेम्स के रूप में उपलब्ध अनुदेशन, अनुरूपित प्रकार का अनुदेशन, समस्या समाधान प्रकार का अनुदेशन, क्रियात्मक कार्यों के संपादन से संबंधित अनुदेशन, अधिगम से जुड़ी हुई विभिन्न बातों का प्रबंधन संबंधित अनुदेशन। कंप्यूटर अनुदेशन में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक द्वारा किया जाने वाला कंप्यूटर सह अधिगम अनुदेशन, कंप्यूटर एक शिक्षक के रूप में। बस 2 ही। कंप्यूटर प्रबंधकीय अनुदेशन, CMI। कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लीजिएगा। इंस्ट्रक्टिंग हो गया, गाइडिंग हो गया, दूसरा टेस्टिंग हो गया, टेस्ट स्कोरिंग हो गया, परफॉर्मेंस प्रोफाइल हो गया, ये डायग्नोसिंग हो गया। कंप्यूटर प्रबंधकीय अनुदेशन चक्र है ये। इस तरह हमारा ये यूनिट समाप्त होता है।